हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज लेके आए हैं हम घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मार्केट में आ गए हैं, ठीक है। और इसमें 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन और हिंदी दोनों एक साथ दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम एक साथ कराते हैं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि हम जीएस का पहले करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हिंदी का करा देंगे। 70 क्वेश्चन पहले करा देंगे फर्स्ट पार्ट में जीएस के, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा ये, और 70 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में जीएस के करा देंगे, यानी कि सेकंड पार्ट में करा देंगे, ये फर्स्ट पार्ट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम हिंदी करा देंगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी करा देंगे, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा, और पर डे ये कराएंगे, ठीक है। इसमें गैप नहीं करेंगे। और आपके 5 प्रैक्टिस सेट हम घटना चक्र के करा देंगे जो मार्केट में आए हैं, ठीक है। मेरा ये उद्देश्य है कि जो बच्चे किसी कारणवश घटना चक्र नहीं ले पाए हैं, या गांव परिवेश में या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहां तक घटना चक्र उनके नहीं पहुंच पाई है, तो ये प्रैक्टिस सेट करके वो घटना चक्र के हमें ये प्रैक्टिस सेट लाए, तो वो ये प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करके घटना चक्र के जो सामान्य अध्ययन और हिंदी के प्रैक्टिस सेट हैं वो 5 प्रैक्टिस सेट लगा लें, और एग्ज़ाम की तैयारी अपनी देख लें कि हम किस हद तक एग्ज़ाम को तैयार कर पाए, यानी कि किस तरह अब हम आर के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या पूछा गया है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको ऐसे फील होगा कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, उस तरह से पैटर्न पूरा दिया गया है, क्वेश्चन पेपर उसी तरह से है, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले तो कि इसमें जो टिक लगे हैं उस पर मत जाइएगा बच्चे, तो आपने आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तो दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, वर्ष 2022 में कपास की औसत उपज सर्वाधिक गुजरात में 632 किलोग्राम हेक्टेयर हुई, ठीक है। कारण आर, वर्ष 2022-23 में कपास की औसत उपज में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ठीक है। इसमें आपको पता है कि अभिकथन ए सही है, क्योंकि गुजरात में, ठीक है, सर्वाधिक क्या हुआ है, कपास के उत्पादन हुआ है। लेकिन ये कारण जो आर है ये गलत है, ठीक है। कारण आर गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश बताया गया दूसरे स्थान पर है, जिसमें आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर नहीं है। दूसरे स्थान पर क्या है, राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान सेकंड पोजीशन पर है, और गुजरात जैसे पहले बता दिया गया, गुजरात है फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है। ये राजस्थान है, एक मिनट बच्चे, ठीक है। अभिकथन सही है, और सेकंड ये कारण है ये गलत है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर क्या है, राजस्थान है। आरजे लिख देते हैं, ठीक है, आरजे, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर राजस्थान है, उसके बाद क्या है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा। और फोर्थ पोजीशन पे है एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। और फर्स्ट पे गुजरात है, ठीक है। इसलिए ये गलत हो जाएगा, इनके ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका जरा टैबलेट हम सही से रख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा चल नहीं रहा, ठीक है। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे लेकिन उतना ही करेंगे जितनी ज़रूरत है, ठीक है। क्या है, राजस्थान इसे याद रखिएगा दूसरे स्थान पर है, और उड़ीसा मध्य प्रदेश क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर है, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पर गुजरात है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी हो गया। सेकंड है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। फर्स्ट है, छोटे वित्त बैंकों को भुगतान बैंकों की स्थापना की घोषणा, ठीक है। सेकंड है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतिम दिशा निर्देश जारी किए गए। और थर्ड है, छोटे वित्त बैंकों को लाइसेंस जारी किए गए। फोर्थ है, छोटे वित्त बैंक परिचालन में आए, ठीक है। फर्स्ट क्या था, छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों की स्थापना की घोषणा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड का होगा सी, ठीक है। इसमें काफ़ी हद तक क्वेश्चन सही किए गए हैं जिसने भी किए, ठीक है। सेकंड का है सी, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें स्थापना की जो घोषणा की गई थी छोटे वित्त बैंक की, वो आई थी केंद्रीय बजट के जुलाई 2014 में, ठीक है। केंद्रीय बजट आया था, उसमें जुलाई 2014 में स्थापना की घोषणा की गई थी, ठीक है। दिशा निर्देश जारी किए गए थे 27 नवंबर 2014 को। और 10 फिर उसके बाद क्या हुआ था, 10 आवेदकों द्वारा जिसकी मियाद कम से 18 माह थी, उसके पश्चात आरबीआई द्वारा लाइसेंसिंग जारी कर दिए गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो गया। थर्ड देखते हैं,
राष्ट्रीय आवास बैंक NHB की स्थापना कब हुई थी और उसमें भारतीय रिजर्व बैंक RBI की संपूर्ण हिस्सेदारी कब भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो ऑप्शन है 9 जुलाई 1988, 19 मार्च 2019 या फिर 1 जनवरी 1990, 1 अप्रैल 2019 या सी है 15 अगस्त 1985, 31 दिसंबर 2018 और डी है 5 जून 1991, 10 मार्च 2020। कब हुई थी? थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कब हुई थी? थर्ड का आंसर हो जाएगा ए, 9 जुलाई। ठीक है, कब हुई थी? 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तो दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 को लागू करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना की गई। कारण आर है, FSSAI का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए गलत किंतु आर सही। ऑप्शन सी ए आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन डी है ए सही किंतु आर गलत है। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 को लागू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अभिकथन बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कारण बताया गया कि FSSAI का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि FSSAI का कार्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देना नहीं बल्कि क्या है, उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है FSSAI का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करें और सूची सही कूट का चयन करें। ठीक है, नीचे दिए गए सही, 1 मिनट पर से फिर से पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करें और सही कूट का चयन करें। सूची फर्स्ट है अर्थशास्त्रीय अवधारणा है, सूची सेकंड में संयुक्त तत्व है। अर्थशास्त्रीय अवधारणा यानी कि फर्स्ट में शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP और बी सकल घरेलू उत्पाद GDP, प्रति व्यक्ति है पर कैपिटा इनकम, डी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP। संयुक्त तत्व में GDP माइनस मूल्यह्रास है। सेकंड में किसी देश के अंदर निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। थर्ड में राष्ट्रीय, इसको सम्मिलित करना है और उसके बाद आपको आंसर निकालना है। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे हो जाएगा देखेंगे, आप सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे बता दे रहे, शॉर्ट में बताएंगे बच्चों। ठीक है, NDP ठीक है, होता है सकल घरेलू उत्पाद इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, बता दे रहे। ठीक है, NDP होता है सकल घरेलू उत्पाद GDP माइनस मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक बार बोल दे रहे हैं हम, यहाँ पे मैच कर देते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, इसका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, इससे मैच हो जाएगा फर्स्ट से। सकल घरेलू उत्पाद GDP माइनस मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक है, GDP में मूल्यह्रास घटाने के बाद जो शुद्ध मूल्य बचता है उसे NDP कहते हैं, याद रखिएगा। और सकल घरेलू उत्पाद GDP, और यहाँ देखें शुद्ध घरेलू उत्पाद जैसे सकल घरेलू उत्पाद GDP, ये किसे कहते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी देश की सीमा के भीतर एक निश्चित समय में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं? GDP बोलते हैं। ठीक है, ये इसका सेकंड से हो जाएगा। ठीक है, किसी देश के अंदर निर्मित सभी वस्तुओं सेवाओं का मूल्य, अंतिम मूल्य, इसमें इतना ही दिया गया। ठीक है, मैं आपको बता दिया, इसका हो जाएगा सेकंड से हो जाएगा। और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम तो आप जो जानते होंगे, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। ठीक है, क्या होती है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम होती है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ऑब्लिक जनसंख्या या किसी देश में रहने वाले लोगों की औसत आय को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये किसको दर्शाता है? जनसंख्या किसी देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी औसत आय को दर्शाता है। उसके बाद देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP क्या होता है? ग्रॉस नेशनल
प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है, यहाँ पे दिया गया जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, जिसमें जीडीपी के साथ साथ विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये मैच हो जाएगा। फर्स्ट का ये सीधे सीधे है, 1 2 3 4 सीधे सीधे ही मैच है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया। 6 पे देखते हैं, 6 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, रेशम उत्पादन एवं विश्व में चीनी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत विश्व में रेशम की ज्ञात सभी 5 व्यापारिक किस्मों मलबरी, पिकल टसर, ओक टसर, इरी एवं मूंगा का एकमात्र उत्पादक देश है। सेकंड है, वर्ष 2022-23 में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत था। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, ए है 1 और दोनों, बी है ना तो 1 ना ही 2, और सी है केवल 1 और डी है केवल 2। आपको बताना क्या हो जाएगा इसका आंसर। 6 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 1। वो कैसे होगा भी बता रहा है। ठीक है, सी आंसर होगा केवल 1, क्योंकि भारत में विश्व की रेशम गैस सभी व्यापारिक जो किस्में होती हैं, मालवरी, पिकल टसर, ओल्ट, ये जो रेशम की 5 प्रकार की जो किस्में होती हैं ये सभी पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये फर्स्ट तो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट तो इसका सही हो जाएगा, लेकिन इसमें बताया गया वर्ष 2022-23 में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत था, ये गलत है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या भारत था। ठीक है, इसमें ये गलत बताया गया क्योंकि भारत नहीं था। कौन सा बताइए आप बच्चा जरा। कौन था, ब्राज़ील था। ठीक है, याद रखिएगा, चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा था, ब्राज़ील था। 2022 में जो आंकड़े बताए गए हैं कौन से आए हैं, 2022-23 में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत था, ये गलत है। इसमें क्या था, ब्राज़ील। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर लिख देते हैं। ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील था। ठीक है, और वही आपको बता दें कि इसको कन्फ्यूज़न होगी, आपको बता दें 2021-22 में इस स्थान पर भारत था। ठीक है, 2021-22 की बात है, लेकिन 2022-23 में ब्राज़ील था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर अपना हो जाएगा सी। ठीक है, 7 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। बॉन्ड और बॉन्ड प्रतिफल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, बॉन्ड एक ऋण साधन है जिसमें निवेशक किसी इकाई, सरकार या कॉर्पोरेट, ठीक है, कॉर्पोरेट को एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज दर पर धन उधार देता है। ठीक है, सेकंड है, बॉन्ड प्रतिफल, बॉन्ड यील्ड को भारतीय रिजर्व बैंक, मौद्रिक नीति, सरकार की वित्तीय स्थिति, वैश्विक बाजार और मुद्रास्फीति जैसे कारण प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, इसमें पूरा नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसमें आंसर ये आया, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है। ए 1 और 2 दोनों, बी ना तो 1 ना ही 2, और केवल 1 और केवल 2। ये क्वेश्चन नंबर 7 का है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। 1 मिनट बच्चे, ये हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर। ठीक है, बॉन्ड एक वित्तीय साधन जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें निवेशक किसी भी सरकार या कॉर्पोरेट संस्था को उधार देता है, उसके बदले में उसे उधार लेने वाली इकाई बॉन्ड की परिपक्वता अवधि यानी मैच्योरिटी पीरियड तक निवेशक को ब्याज, कूपन भुगतान देना पड़ता है और अंत में मूल राशि वापस करनी पड़ती है। ठीक है, इसके एक प्रकार का ऋण होता है, डेप्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें निवेशक को निश्चित आय प्राप्त होती है, और जिसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड प्रतिफल। ठीक है, जो बाद में सेकंड आपका कथन था, या अभी फिर से देख लेंगे, जो बॉन्ड प्रतिफल है वो कई कारकों को प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। देखो एक बार चलते हैं बैक पे, 1 मिनट, उल्टा ही घुमा दिया मैंने। हाँ, ये था। ठीक है, बॉन्ड एक ऋण साधन है, ठीक है, जिसमें निवेशक किसी इकाई, सरकार या कॉर्पोरेट को एक निश्चित अवधि के लिए, ये बिल्कुल सही है। और बॉन्ड प्रतिफल, बॉन्ड यील्ड को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, सरकार की वित्तीय स्थिति, ये सब प्रभावित करते हैं। ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा अपना ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या प्रतिशत, यानी कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। ठीक है, ऑप्शन ए 30 यानी 30 पॉइंट, कहाँ पे, 1 मिनट देख लेते बच्चे। ऑप्शन ए है 30 यानी 30.5%, और बी है 31.1%, और सी है 31.16%, और डी है 32.0%।
क्या था, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया है। क्या होगा, ठीक है, ये तो आपने जनगणना एक बार, सेंसस अब होगा तो सेंसस से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सेंसस क्योंकि अब होगा, सेंसस से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको आप एक बार रिवाइज करके जाइएगा। आंसर हो जाएगा बी 31। काफ़ी हद तक क्वेश्चन सही लगाए हुए हैं जिस बच्चे ने लगाए हैं। 1 मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बी। कितना था शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, कितना था 31.1%, ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यों का जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी घटते क्रम में सही रूप में दर्शाता है, ठीक है, आपको बताना है पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग राज्यों का क्रम, ठीक है। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यों का जनसंख्या घनत्व घटते क्रम में सही रूप में दर्शाता है, ठीक है। ए है उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। बी है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। सी है केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। और डी है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। 9th का आंसर क्या होगा, जनसंख्या घनत्व के अनुसार यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले बिहार है, ठीक है, पहले बिहार है, ऑप्शन बी है, ठीक है। पहले बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। पहले बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी इसमें रिवाइज कर लीजिएगा आप सेंसस एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग में, ठीक है, 0 से 13 वर्ष आयु वर्ग के लोग शामिल हैं, जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी 28.67%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 32%। आपको बताना है कि जनगणना के अनुसार 0 से 13 वर्ष के आयु वर्ग के लोग कितने शामिल थे, कितने प्रतिशत थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। 11 का आंसर क्या होगा, बी हो गया। 1 मिनट, ठीक है, कहाँ पे थे, 11 का बी, ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक है। 11 का हो गया आंसर, बी हो गया, ठीक है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत, ठीक है, अलग था और बच्चों का प्रतिशत अलग दिखाया गया था। अरे हम यहाँ तक थे ना, ओह सॉरी बच्चे, 10th हम पहले बता दिए, हम 10th पे क्वेश्चन पे थे, ठीक है, 10th क्वेश्चन पे थे। तो 10th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 10th क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 28.67%, ठीक है, 28.67% इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिशत कितना था, 0 से 13 वर्ष के आयु वर्ग कितने शामिल थे बच्चों, 28.67%, ठीक है, ये था ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 10 का क्या हो गया, बी हो गया। अब 11 का क्या था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत पूछा गया। इसमें स्त्रियों का प्रतिशत अंतिम आंकड़ों के अनुसार कितना था, ठीक है। ऑप्शन ए 48.46%, ऑप्शन बी है 48.53%, ऑप्शन सी है 47.50%, ऑप्शन डी है 49.00%। तो क्या होगा ये, इसमें क्या था, ये भी हो जाएगा बी 48.53%। मैंने कहा टिक पे मत जाइएगा, कहीं पे गलत भी लगे हुए हैं तो आपको आंसर हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। 48.53% इसका आंसर हो जाएगा सेंसस अकॉर्डिंग सेंसस 2011, ठीक है। 48.53% किसका प्रतिशत पूछा गया है इसमें, फीमेल का, ठीक है, ठीक है। कितना हो गया 48.53%, याद रखिएगा, ठीक है। और जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम देखेंगे भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का जो प्रतिशत था, अगर प्रारंभिक आंकड़े देखते थे तो 48.46% था। शुरुआत में जब देखा गया था प्रारंभिक आंकड़े देखे गए थे 48.56% था, लेकिन अंतिम आंकड़ों तक इसमें पूछा गया, तो इसमें अंतिम आंकड़ों तक पूछा गया है, अंतिम आंकड़े, तो अंतिम आंकड़े की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो यह बढ़ के कितना हो गया था 48.53%, ठीक है। और प्रारंभिक आंकड़े कितने थे, यहाँ पे दिख रहे, प्रारंभिक आंकड़े थे 48.46%, ये प्रारंभिक आंकड़े थे स्त्रियों के 48.46%।
और फिर उसके बाद बढ़ के कितने हो गए, 48.53% हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया नीचे दी गई योजनाओं और उनके लॉन्च तिथियों को सम्मिलित करना है और कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट है वित्तीय संस्थान और सूची सेकंड में स्थापना वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, इनको आपको सम्मिलित करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका 12 का, एक देखो आपको सम्मिलित करना भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI, और बी है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, और सी है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, और डी है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI। ठीक है, इनको आपको इसके स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग इसको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 का, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 12 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसको आइए हम सम्मिलित कर लेते हैं। 12 का आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, एक बार और बता दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। ठीक है, ICICI इनकी भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। ठीक है, ये आपको पता होगा 1955 में हुई थी। ठीक है, 1 2 3 4 ये दिया गया है ना आपका ए, 1 2 3 4। ठीक है, 12 का आंसर क्या दिया गया, सीधे सीधे आपको दिया गया है ए, 1 2 3 सीधे सीधे सम्मिलित है। ठीक है, भारतीय औद्योगिक यानी ICICI की स्थापना 1955 में। ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास यानी कि IDBI की 1964 में हुई थी 1964 को, और IFCI की 1948 को हुई थी, और SIDBI की स्थापना 1990 में हुई थी, 1990 में हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से बैंक भी काफ़ी PCS और RO स्थापना वर्ष पूछ लेते हैं। ठीक है, इसलिए आप देख लीजिएगा सभी बैंकों के स्थापना वर्ष मोस्टली कब हुई थी, यानी कि डेट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 में क्या पूछ रहे हैं, नीचे दी गई योजनाओं उनके लॉन्च तिथियों को सम्मिलित करें और कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ये भी इसका फेवरेट क्वेश्चन है, लॉन्च यानी कि योजना से जरूर पूछ लेते हैं PCS RO। सूची फर्स्ट में योजना दी गई, सूची सेकंड में लॉन्च तिथि दी गई, यानी कि फर्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना, और बी है अटल पेंशन योजना, सी है मेक इन इंडिया, और डी है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, इनको सम्मिलित करना है आपको उनके तिथियों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तिथियों के अकॉर्डिंग इनको सम्मिलित कर लेना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 13 का। ठीक है, 13 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 13 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक मिनट, ए इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं। ठीक है, 13 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए में भी देखो 1 2 3 4 डायरेक्ट दिया गया है। ठीक है, 13 का आंसर हो गया। ठीक है, ए है 1 2 3 4 डायरेक्ट इसमें सम्मिलित है। सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, 22 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को हुई थी। ठीक है, और मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को हुआ था, और प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को हुई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2 अगस्त 2014 को हुई थी। 28 अगस्त 2014 को हुई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिए, सीधे सीधे सम्मिलित है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। ठीक है, और सेकंड है मांग संचालित मुद्रास्फीति केवल सरकारी व्यय में वृद्धि से उत्पन्न होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है, कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा आंसर, 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, केवल 1। 14 का आंसर हो जाएगा आपका केवल 1। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 हो जाएगा। मुद्रास्फीति के दौरान, एक मिनट, 14 का आंसर ए होगा क्या, ए। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें केवल दिया गया था इसलिए। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें दिया गया मांग संचालित मुद्रास्फीति की केवल सरकारी व्यय में वृद्धि से उत्पन्न होती है, ये गलत है। केवल सरकारी व्यय में वृद्धि से ये उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल ए होगा, केवल एक, मतलब स्टेटमेंट केवल एक ही इसका सही होगा। ठीक है, तो 14 का ए इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मुद्रास्फीति से क्या होता है, वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। और जो मांग संचालित मुद्रास्फीति होती है, इसमें बताया गया मांग संचालित जो मुद्रास्फीति होती है कई कारकों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे उपभोक्ता मांग में वृद्धि होने से, निवेश वृद्धि से और सरकार की आर्थिक नीतियों से भी, लेकिन इसमें केवल सरकारी व्यय इसका एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन क्या हो गया इसका, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते, जल्दी जल्दी स्पीड कराते हैं। देखो 15 पे ही पहुंच पाए हैं। 15 क्वेश्चन है, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सरकार द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया जाता है। सेकंड है, भारत में एमएसपी को निर्धारित करने की सिफारिश भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से या कौन से सही है। कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त कथन, कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। आपको 15 का आंसर आपको बताना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का। ठीक है, आपको बताना है 15 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि देखो न्यूनतम समर्थन अभी हम बता रहे हैं आपको, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सरकार द्वारा किसानों को उसकी कृषि का उपज यानी कि लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें बताया भारत में एमएसपी को निर्धारित करने की सिफारिश भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा की जाती है, ये गलत है। ठीक है, आरबीआई द्वारा इसकी सिफारिश नहीं की जाती है। ठीक है, एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत मूल्य आयोग सीएसीपी करता है। ठीक है, क्या कौन करता है, सीएसीपी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, ये पीछे कई बार पीसीएस में पूछ लिया गया है, सीएसीपी करता है। ठीक है, कौन करता है, सीएसीपी करता है। एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी करता है, ना कि भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखने है। ठीक है, और सीएसीपी का फुल फॉर्म क्या है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, याद रखना है। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 16 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन ए तो दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए है, डोनेटस्क कोलफील्ड यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है और इसका अधिकांश हिस्सा यूक्रेन में स्थित है। ठीक है, कारण आर है, डोनेटस्क जो है कोलफील्ड के अलावा यूक्रेन के अन्य कोल उत्पादक क्षेत्र लिविव, वोलिन कोल बेसिन और नीपर कोयला बेसिन है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है आपको। कूट है, ऑप्शन ए है, ए आर दोनों सही है, ए आर की और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए गलत किंतु आर सही। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन डी है ए सही किंतु आर गलत है। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा 16 का आंसर, 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 16 का आंसर आपका हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम कथन कारण का क्वेश्चन तो क्योंकि लगा के हम जरूर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम पढ़ेंगे डोनेटस्क जो है कोलफील्ड यूक्रेन यानी कोल्ड फील्ड की बात करी गई, यूक्रेन के सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र बिल्कुल सही है और इसका अधिकांश हिस्सा यूक्रेन में स्थित है। हाँ ठीक है, क्योंकि डोनेटस्क कोल्ड फील्ड के अलावा यूक्रेन का अन्य कोयला उत्पादक क्षेत्र लविवी, वोलिन, कोल बेसिन, नीपर कोयला बेसिन है। ये क्या इस तरह से कि इसका कारण है? नहीं, इसका कारण दोनों कथन सही है अपने आप में, पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करनी है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये और भी ये दिए गए हैं ना, ये डोनेटस्क के यानी कोयला उत्पादन के अलावा यूक्रेन में अन्य कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? लविवी, वोलिन, कोल बेसिन और नीपर, ये सब हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक दूसरे की व्याख्या, ये दोनों कथन सही है लेकिन ये आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुद्रेमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध बॉक्साइट खान है। ठीक है, फर्स्ट है कुद्रेमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध बॉक्साइट खान है। सेकंड है भारत में हेमेटाइट एस का लगभग 79% भंडार पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। थर्ड है मैग्नेटाइट लौह एस की बहुलता कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल और तमिलनाडु में है। ठीक है, ये है और स्क्रॉल करते हैं 1 मिनट बच्चे। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए से सही उत्तर चुनना है आपको। ठीक है, सही उत्तर आपको चुनना है। 17 क्वेश्चन था, 17 क्वेश्चन में आपको सही उत्तर चुनना था। ठीक है, अब इस बार स्क्रॉल कर देते हैं एक बार दोबारा से। ठीक है, कुद्रेमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध बॉक्साइट खान है, ये गलत है, बॉक्साइट खान नहीं है ये। कुद्रेमुख जो कर्नाटक की क्या कौन सी खान है बताइए? लोहा यस्की की खान है बच्चे, बॉक्साइट की खान ये नहीं, इसलिए ये गलत हो रहा है। ठीक है, किसकी खान है? जो कुद्रेमुख है जो कर्नाटक में है, ये प्रसिद्ध लोहा यस्की की खान, आयरन ओर की खान है। ठीक है, लोहा यस्क यानी आयरन ओर की खान है। ठीक है,
लौह अयस्क। एक मिनट, ठीक है, लौह अयस्क की खान है कौन सी? कुद्रेमुख कर्नाटक में, ठीक है, बॉक्साइट की खान नहीं है, ठीक है। और बाकी इसमें आंसर क्या था इसका? 17 का ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ये गलत हो जाएगा और 2-3 सही। भारत में हेमेटाइट है इसका लगभग 79% भंडार पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और मैग्नेटाइट लौह अयस्क की बोलते हैं कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, गोवा में और केरल में, ठीक है, और तमिलनाडु में है, ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कौन सा लोहा होता है? मैग्नेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट फिर होता है, फिर सिडराइट होता है, फिर लिग्नाइट होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसके सीक्वेंस याद रखना है, कौन से सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो 2 और 3 किस में देख लेंगे, अभी स्क्रॉल करेंगे, 2 और 3, ठीक है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2 और 3, क्योंकि ऑप्शन ए गलत होता है, क्योंकि कर्नाटक में बॉक्साइट बताया गया था, बॉक्साइट नहीं था, ठीक है, बॉक्साइट नहीं था, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दामोदर घाटी परियोजना के बारे में सही नहीं है? ठीक है, नहीं इसमें अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, सही नहीं यहाँ पे थोड़ा ऐसे बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पे अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे नहीं पे अंडरलाइन करना है, ठीक है। कौन के बारे में इसमें पूछा गया है? दामोदर घाटी परियोजना के बारे में सही नहीं। ऑप्शन ए है दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। ऑप्शन बी है दामोदर घाटी निगम की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों के निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। ऑप्शन डी है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध को कोडरमा जिले में बोकारो नदी पर बनाया गया है, ठीक है। ज़्यादा तो स्पीड नहीं हो रही, कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा स्पीड में तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा हो रही है तो आप रोक दीजिएगा। 18 का क्या हो जाएगा? 18 का आंसर कौन इसमें पूछा गया था, कौन सा इसमें सही नहीं है? तो हो जाएगा डी, ठीक है, ये डी हो जाएगा। ये जो इसमें पहले लगाया था फिर उन्होंने काटा होगा, ठीक है, क्या था? डी। 18 का हो जाएगा डी, ठीक है। कौन सा? दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध में कोडरमा जिले में बोकारो नदी पर बनाया गया, इसमें ये था नहीं, बोकारो नदी पर नहीं है, किस पे है? दामोदर घाटी परियोजना अंतर्गत तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बनाया गया, ठीक है, याद रखना किसमें? बराकर नदी पर बनाया गया, ना कि बोकारो नदी पर, ठीक है। इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर सही है। कौन सा? दामोदर घाटी परियोजना अंतर्गत तिलैया बांध, यही गलत था तो ये हमारा सही आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा से अफ्रीका महाद्वीप के किसी देश की राजधानी है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की किसी देश की राजधानी यानी कैपिटल बताना है आपको अफ्रीका की, ठीक है। कौन सी है इसमें? फर्स्ट है किंगस्टन, और सेकंड है डकार, थर्ड है सेंट जॉन्स और फोर्थ है अल्जीरियस। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए है 2 और 4, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 4, ऑप्शन डी है केवल 1, ठीक है। आपको बताया 19 के इसके क्या हो जाएगा? 19 का ए हो जाएगा 2 और 4, ठीक है, ये हो जाएगा ए, ठीक है। 2 और 4 हो गए, डकार और अल्जीरियस, ठीक है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डकार और अल्जीरियस, क्योंकि हम आपको बता दें किंगस्टन जो जमैका है, किंगस्टन जमैका कैरिबियाई देश है, ठीक है। किंगस्टन जमैका है जो कैरिबियाई देश की राजधानी है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। और डकार है सेनेगल, अफ्रीका का ही देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी है डकार। सेनेगल अफ्रीका का देश है जिसकी राजधानी है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित आपको पता सेंट जॉन्स है, एंटीगुआ और बरामुडा कैरिबियाई देश है, इसकी राजधानी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और अल्जीरियस अल्जीरिया की राजधानी है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक। तो दोनों अफ्रीका में कौन से है? डकार और अल्जीरियस, ठीक है, डकार और अल्जीरियस। एक बार आप देखना मैप में अफ्रीका का पॉलिटिकल निकाल के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 19 का क्या हो जाएगा ऑप्शन? कौन सा था? ए आंसर था सही, ठीक है, 19 का ए। अब 20 पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन क्या है? ये घटना चक्र के काफ़ी आपको रिवीजन होता जाएगा, इसलिए हम और करा रहे हैं, ठीक है। अगर पीपीटी अभी क्लियर नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा, अगले बार में पीपीटी बिल्कुल क्लियर करके लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन है, दूसरे को कारण कहा गया है, कारण आर कहा गया है। अभिकथन है वायुदाब का क्षैतिज वितरण समदाब रेखाओं आइसोबार द्वारा दर्शाया जाता है, और समदाब रेखाएं औसत सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कारण आर है समदाब रेखाओं के बीच की दूरी वायुदाब के अंतर को दर्शाती है, लेकिन यह वायुदाब की दर दाब प्रवणता को नहीं दर्शाती। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए गलत किंतु आर सही। ऑप्शन सी है ए आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन डी है ए सही किंतु आर गलत है। आपको बताना 20 का आंसर क्या हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो है वायुदाब क्षैतिज वितरण समदाब रेखाओं आइसोबार द्वारा दर्शाया जाता है, बिल्कुल सही। और समदाब रेखाएं औसत सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो अभिकथन ए सही है, ठीक है, अभिकथन ए सही है। लेकिन इसमें पूछा है
आर है समदाब रेखाओं के बीच की दूरी वायुदाब के अंतर को दर्शाती है, लेकिन यह वायुदाब की दर यानी दाब प्रवणता को नहीं दर्शाती है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो गया 20 का। ठीक है, आंसर क्या हो गया? डी हो गया इसका। 20 का आंसर डी हो जाएगा क्योंकि इसका आर गलत है। ठीक है, 20 का आंसर क्या हो गया? आर गलत है। ठीक है, जो समदाब रेखाओं के बीच की दूरी वायुदाब के अंतर और उनकी जो दर दाब प्रवणता दोनों को दर्शाती है, न कि केवल अंतर को। इसमें बताया गया समदाब रेखाओं के बीच की दूरी वायुदाब के अंतर को दर्शाती है। ठीक है, लेकिन वह वायुदाब की दाब प्रवणता को नहीं दर्शाती, ये दोनों को दर्शाती है। ये गलत बताया गया। ठीक है, क्या है? समदाब रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वायुदाब के अंतर और उसकी दर यानी कि दाब प्रवणता दोनों को दर्शाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा बच्चे। ठीक है, आंसर डी इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 पर। 21 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सही है? ठीक है, फर्स्ट है प्रायद्वीप पठार भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। सेकंड है दक्कन का पठार मुख्य रूप से पुराने आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण भाग में केवल छोटी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। फोर्थ है प्रायद्वीप पठार का स्थित पर्वत श्रृंखलाएं ज्यादातर पथरीली और चट्टानी है और इसका निर्माण मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है आपको। कूट है ए 1 और 2, 1 और 3, और बी है 2 और 4, और सी है केवल 3, और डी है 1 और 2 दोनों। आपको बताना है 21 का आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाइए। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? इसमें देखो बताया प्रायद्वीप पठार भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है बताइए? प्रायद्वीप जो पठार भारत के दक्षिण भाग में स्थित है, ना कि उत्तर पश्चिम में। ठीक है, और इसमें दक्कन पठार मुख्य रूप से पुराने आग्नेय और ये तो बात सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और थर्ड है प्रायद्वीप पठार दक्षिणी भाग में केवल छोटी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी गलत है, केवल छोटी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें छोटी पर्वत श्रृंखलाएं नहीं बल्कि ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और फोर्थ में है प्रायद्वीप पठार का स्थित पर्वत श्रृंखलाएं ज्यादातर पथरीली और चट्टानी और इनका निर्माण मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ठीक है, क्या हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ठीक है, दक्कन पठार मुख्य रूप से क्या पुराने आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है और इसकी पर्वत श्रृंखला मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन काल में ही बनी है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में ही बनी है। तो ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 21 का? 21 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, 2 और 4, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग हो गया। एक मिनट बच्चे, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग हो गया, तो 2 और 4 इसका बचा हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया, 2 और 4। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है। ठीक है, बारीकी से पढ़ना। ठीक है, तभी आपका आंसर निकल पाएगा, क्योंकि कई बार हम वही गलतियां कर देते हैं स्टेटमेंट, क्योंकि हम अच्छे से नहीं पढ़ते इसलिए। ठीक है, इसलिए एग्जाम हो प्रेशर में नहीं लेना, या तो सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए हमेशा बारीकी से पढ़ें और जितना हो सकता है अपनी सिलेक्शन के नज़दीक होते हैं आप लोग। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी होती है, लेकिन आप यहीं पे अपना पेशेंस खो देते हैं और एग्जाम हॉल में गलतियां कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं 22 पे। 22 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तो दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट लावा के अपेक्षा एवं अपरदन के कारण हुआ है, और कारण आर है काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है, जो इसे अधिक उपजाऊ बनाते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए गलत किंतु आर सही है। ऑप्शन सी है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी है ए सही किंतु आर गलत है। आपको 22 का आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से करेंगे। ठीक है, 22 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसमें आंसर। क्योंकि क्यों हो जाएगा? ए आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ऐसे कैसे होगा? एक मिनट, अभी देख ले रहे हैं। ठीक है, हाँ बच्चे, ठीक है, ए आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। एक मिनट बच्चे, हाँ ठीक है, इसका इसलिए देखो, काली मिट्टी में निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट लावा अपेक्षा अपरदन के कारण हुआ, ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है, जिसे अधिकता में जॉब बनाते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, व्याख्या नहीं करता है। दोनों स्टेटमेंट अपने अपने अलग सही है, लेकिन इनकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आंसर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। गोलन हाइट्स
गोलन हाइट्स क्षेत्र के संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। फर्स्ट है, गोलन हाइट्स पर इजराइल का कब्जा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के खिलाफ है। सेकंड है, गोलन हाइट्स में इजराइल की सैन्य उपस्थिति सीरिया के साथ विवादों को शांत करती है। ऑप्शन थर्ड है, गोलन हाइट्स का क्षेत्रीय महत्व और उसके लिए किए गए संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ा सकते हैं। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है केवल 2। ठीक है, 23 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, 23, ठीक है, केवल 2। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अभी बता रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन जरूर बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया था? सही उत्तर पूछा गया था, केवल 2 सही है। ठीक है, गोलन हाइट्स में इजराइल और सैन्य उपस्थिति सीरिया के साथ विवादों को शांत करती है। ठीक है, तो इसमें लिखा है और उसमें क्या बताया था? बढ़ाती है। ठीक है, गोलन हाइट्स पर इजराइल का कब्जा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के खिलाफ है और इसके क्षेत्रीय महत्व कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण बन सकता है। गोलन हाइट्स में इजराइल की सैन्य उपस्थिति सीरिया के साथ विवादों को शांत नहीं करती बल्कि उसे बढ़ाती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, क्या होगा? विकल्प डी सही होगा। ठीक है, गोलन हाइट्स संघर्ष कौन सा कथन सही नहीं? अच्छा ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया था बच्चे। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं? जल्दबाजी में हमने देखा नहीं, तभी हमें समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं था? सेकंड सही नहीं था, क्योंकि गोलन हाइट्स में इजराइल और सैन्य उपस्थिति सीरिया के साथ विवादों को शांत नहीं करती बल्कि बढ़ाती है। ठीक है, और बाकी दोनों ये स्टेटमेंट सही है। गोलन हाइट्स पर इजराइल का कब्जा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के खिलाफ है। और थर्ड है, गोलन हाइट्स का क्षेत्रीय महत्व और उसके लिए किए गए संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ा सकते हैं। ये दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन कौन सा सेकंड वाला था वो गलत था, इसलिए डी ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। सूची फर्स्ट, तो भाई छोटा छोटा सा भी दिख रहा है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ने में। 24 का है सूची फर्स्ट, पर्वत में पर्वत श्रृंखलाएं हैं और सूची सेकंड में स्थितियां हैं, इसको मिलान करना है। पर्वत में पर्वत श्रृंखलाएं एक तरफ स्थितियां हैं। ठीक है, फर्स्ट बर्कुयांस्क, एल्बुर्ज, एपेनियन, डेनाली। ठीक है, नीचे दिए गए में सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा हो जाएगा 24 का आंसर। बर्कुयांस्क कहाँ पे? रूस में है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। एल्बुर्ज है, कहाँ पे है? एल्बुर्ज कहाँ पे है? एल्बुर्ज ईरान में है। ठीक है, बी का क्या होगा? थर्ड होगा। एल्बुर्ज ईरान में हो गया। ठीक है, एपेनियन है, इटली में है और डेनाली है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में। ठीक है, तो क्या हो गया? 1 3 2 4 1 3 2 1 3 2 4। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। 24 का ए है राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, 24 का आंसर क्या है? ए। ठीक है, ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। 25 पे यूरोप की वोल्गा, क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं। यूरोप की वोल्गा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है वोल्गा यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और सेकंड है यह काला सागर में मिल जाती है। ठीक है, यह क्या है? काला सागर में मिल जाती है। ठीक है, क्या है? यूरोप महाद्वीप एक में वोल्गा यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है भाई। यह काले सागर में मिल जाती है, गलत है क्योंकि ये कैस्पियन सागर में मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये कैस्पियन सागर में मिलती है। तो 25 का आंसर क्या है? सी होगा। ठीक है, ठीक है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। ठीक है, वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, पता है। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन ये काले सागर में नहीं। ठीक है, ये काले सागर में कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, इसलिए क्या क्या ये गलत हो जाएगा। सेकंड ओनली केवल एक कथन इसका सही होगा, तो सी इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 से देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तो दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, आर कहा गया। अभिकथन ए, हिमालय क्षेत्र में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम लॉन्गिट्यूडिनल थ्रस्ट एवं भ्रंश फॉल्ट पाए जाते हैं, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक भूकंप प्रवण बन जाता है। ठीक है, कारण आर है हिमालय के निर्माण प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका रही है, जहां भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिसमें विभिन्न भू संरचनात्मक भ्रंश थ्रस्ट एंड फॉल्ट बने हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनना है आपको।
ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए गलत हो किंतु आर सही। ऑप्शन सी है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी है ए सही किंतु आर गलत है। 26 को आपको बताना है क्या हो जाएगा, 26 का ए हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, बिल्कुल सही, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना, हिमालय क्षेत्र में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट भ्रंश पाए जाते हैं जिससे क्या हो जाता है, ये क्षेत्र अत्यधिक भूकंप प्रवण बन जाता है, ठीक है। और कारण आर है हिमालय के निर्माण में प्लेट वर्ग की भूमिका रही है, ठीक है। यूरेशियन प्लेट से टकराने से हुई, इंडियन यूरेशियन प्लेट टकराने से, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। हिमालय निर्माण भारतीय यूरेशियन प्लेट की टक्कर से भूमिका रही है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और इसी प्लेट के टक्कर के कारण कई भ्रंश बने, जैसे MFT, MBT, MCT, ठीक है, SDS, रियाज, ये सारे भ्रंश क्या बने हैं, ठीक है, जो भूकंप के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अभिकथन ए आर दोनों सही है, ठीक है, ए और आर, यानी कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, ये भी सही होगा। 27 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। स्थानांतरणशील कृषि पद्धति के संदर्भ में से कौन सा से जोड़ा यानी जोड़े सही हैं। कृषि पद्धति और क्षेत्र बताना है आपको। एक पोडू आंध्र प्रदेश, लद्दाख इंडोनेशिया मलेशिया में, लोगन ब्राजील आपको बताना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3, ठीक है। आपको बताना है स्थानांतरण कृषि, ठीक है, जो होती है इसके कौन से जोड़े सही होंगे, ठीक है। तो पोडू आंध्र प्रदेश में है, ये बात सही है, ठीक है। पोडू जो स्थानांतरित कृषि है, ठीक है, ठीक है, ये सही है। और लद्दाख इंडोनेशिया मलेशिया में सही है, लेकिन लोगन ब्राज़ील में नहीं है, ठीक है। लोगन क्या है, ब्राज़ील में नहीं है। आई थिंक लोगन कहाँ पे है, ब्राज़ील में नहीं बल्कि कहाँ, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में है लोगन। यहाँ ब्राज़ील बताया गया, हम आपको बता दें यहाँ पे साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं लोगन, एक मिनट, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है लोगन, ठीक है। और पोडू आंध्र प्रदेश है, लद्दाख इंडोनेशिया है और लोगन क्या है, एक साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में नहीं है, ठीक है, ब्राज़ील में नहीं है। तो 27 का क्या हो जाएगा, 27 का यहाँ पे सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 होगा, ठीक है, केवल 1 और 2 होगा, ठीक है। क्योंकि इसका ये ब्राज़ील वाला ये नहीं, ये क्या है, साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है। पोडू तो आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। लद्दाख पद्धति इंडोनेशिया मलेशिया में है और लोगन पद्धति ब्राज़ील में नहीं बल्कि कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में, याद रखना। 28 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे निम्नलिखित में से कौन सा से देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। फर्स्ट है कतर, सेकंड है बहरीन, थर्ड है इजराइल और फोर्थ है संयुक्त अरब अमीरात। मैपिंग करना है, ठीक है, मैपिंग बहुत जरूरी है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। कूट फर्स्ट है ए केवल 1, बी केवल 3, सी 1, 2 और 4 और डी है 1, 3 और 4। आपको बताना है कौन से अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है, ठीक है, कौन सा है अरब प्रायद्वीप का हिस्सा आपको बताना है, ठीक है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ठीक है। 28, 1, 2, 4, ठीक, 1 और 2, 4 यानी कि कतर होगा, बहरीन होगा और संयुक्त अरब अमीरात होगा, ठीक है। सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, किसका, 28 का। अरब प्रायद्वीप में देखेंगे हम कौन कौन से आ रहे हैं, सऊदी अरब आएगा, यमन आएगा, ओमान आएगा, संयुक्त अरब अमीरात आएगा, बहरीन आएगा, कतर आएगा और कुवैत भी आता है, ठीक है। और अगर भौगोलिक रूप से देखें तो इराक और जॉर्डन का भी कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, लेकिन इजराइल अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इजराइल जो है जब अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसलिए क्या गलत हो जाएगा, ये कौन सा वाला, इजराइल। तो कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ये आएंगे, ठीक है। तो सी हो जाएगा 1, 2 और 4, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखें। 29 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, देश है, एक में राजधानी है। ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए ए में साइप्रस, इजराइल, सर्बिया, फिजी और ऊपर राजधानी है निकोशिया, जेरूसलम, शुबा और बेलग्रेड। इनको आपको सम्मिलित करना है इनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग और फिर उसके बाद आपको आंसर ड्राइव करना है, ठीक है।
29 का आंसर हम अभी आपको बता दे रहे हैं, कौन सा हो जाएगा 29 का आंसर, टिक कर लेते हैं, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हम देख लेते हैं क्या होगा। अभी जस्ट पीएम हमारे जो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, ठीक है, साइप्रस की जो राजधानी निकोशिया है, बिल्कुल सही है, ठीक है, 1 2 3 1 2 4 3 ये मिले हुए, ठीक है, साइप्रस की राजधानी निकोशिया है। इजराइल की जेरूशलम है, ठीक है, इजराइल की कैपिटल जेरूशलम है। और सर्बिया बेलग्रेड है, सर्बिया जो की कैपिटल है बेलग्रेड है। और फिजी की है सुबा, फिजी जो शहर उसकी क्या है बेलग्रेड, उसकी क्या कैपिटल है सुबा, ठीक है। तो 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, ठीक है। फर्स्ट है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। और सेकंड है ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है, ठीक है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी ना एक और दो दोनों है, ठीक है। आपको 30 का बताना आंसर क्या हो जाएगा। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी केवल एक होगा। अभी बताएंगे कैसे, ठीक है, केवल एक होगा, ठीक है। 30 का आंसर बी होगा, केवल एक होगा, क्योंकि अभी देख ले रहे हैं इसमें देखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड के तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है, ये बात सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन इसमें देखा ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है, इसमें ये बताया गया 30 में, ठीक है, जो गलत है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है, ना कि दूसरी, याद रखना, ठीक है, सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है ना कि दूसरी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है, लगभग 2300 किलोमीटर लंबी ये प्रवाल रोधिका है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 31 पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, ठीक है, कौन सा एक सुमेलित है, इसमें से 3 गलत हो, केवल एक ही सुमेलित है, ठीक है। फर्स्ट है मसाला बोर्ड कोलकाता, बी है कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद, और सी है चाय बोर्ड कोच्चि, और डी है रबर बोर्ड कोट्टायम। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा डी रबर बोर्ड कोट्टायम, ठीक है, केरल। यही एक बात सही है, रबर बोर्ड कोट्टायम, ठीक है, 31 का रबर बोर्ड कोट्टायम केरल, ठीक है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में है, ठीक है। इसमें देखा मसाला बोर्ड का कोलकाता नहीं, एक बार नोट करते जाइए, मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में है। और कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड का कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। और चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में है। एक बार रिपीट कर दें, आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। मसाला बोर्ड का जो है मुख्यालय कोच्चि केरल में है, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, और चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी रबर बोर्ड का। एक ही सारा 3 गलत है, केवल एक ही सुमेलित है, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 32 पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, 32 पर चलते, नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, रोपड़ कृषि बृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पाद प्रणाली है जिसमें एक फसल उगाई जाती है। कारण आर है, रोपड़ कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है तथा उत्पाद का प्रसंस्करण केवल खेतों पर ही किया जाता है। केवल जहाँ पे लग जाए सोच लो गलत है वहाँ पे, ठीक है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए सत्य किंतु आर सत्य है। सी है ए असत्य किंतु आर सही है। और डी है ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। 32 में क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है, 32 का आंसर हो जाएगा बी, ए सत्य किंतु आर असत्य है, ठीक है। क्योंकि केवल मैंने पहले ही आपको हिंट दे दिया है कि जहाँ पे केवल लगे वहाँ आपको सचेत हो जाना है और अच्छे से दोबारा से पढ़ लेना है, ठीक है, जहाँ केवल लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि रोपड़ कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा उत्पाद का प्रयोग केवल खेतों में ही नहीं किया जाता है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। कौन सा, केवल, ठीक है, क्योंकि केवल खेतों में नहीं किया जाता, कई बार उत्पाद को दूर स्थित औद्योगिक संयंत्रों में भी भेजा जाता है, ठीक है। औद्योगिक जो संयंत्र होता है वो दूर दराज इलाकों में वहाँ पे भी भेजा जाता है। अगर उदाहरण स्वरूप आपको बताएं, चाय और कॉफी का प्राथमिक जो प्रसंस्करण होता है बगानों के पास हो सकता है, लेकिन उनका अंतिम प्रसंस्करण जो होता है पैकेजिंग वगैरह जो करती है
तो वो दूरस्थ कारखानों में ही संभव हो पाता है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। ए सत्य किंतु आर असत्य है। इस तरह से आर ओ आर में क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे पिछली बार जो हुआ था, ठीक है। और 33 में क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। पानी नहीं रखा बच्चे, हमको थोड़ा प्यास भी लग रही है, ठीक है, कोई और है नहीं एक्चुअली अभी जो जिससे मंगा सके, ठीक है। कौन सा है जो सही नहीं है? ऑप्शन ए है तिब्बत के पठार पर गर्मियों में उच्च वायुदाब क्षेत्र बनने से मानसून मजबूत होता है। ऑप्शन बी है भारतीय, बारीकी से पढ़ना, ऑप्शन बी है भारतीय उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उपस्थिति मानसून को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी है एल नीनो दक्षिण दोलन ENSO भारतीय मानसून सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डाल सकते हैं। ऑप्शन डी है हिंद महासागर में उच्च वायुदाब क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, ठीक है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा इसमें सही नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा इसमें सही नहीं होगा, देखो बारीकी से मैंने कहा था पढ़ने के लिए, हिंट दिया था आप लोगों को। 33 का कौन सा होगा? तिब्बत के पठार पर गर्मियों में उच्च वायुदाब क्षेत्र बनने से मानसून मजबूत होता है। गलत है, उच्च वायुदाब क्षेत्र बनेगा तो मानसून कहाँ से मजबूत होगा? अगर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगा तो मानसून कहाँ से मजबूत होगा? तिब्बत का पठार गर्मियों में अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ क्या हो जाता है, निम्न वायु क्षेत्र बन जाता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है, ठीक है। कौन सा बनता है? लो प्रेशर जोन बनता है, ठीक है, तभी तो वहाँ पे हवाएं वहाँ अट्रैक्ट होंगी, ना कि उच्च वायुदाब क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। जो निम्न वायुदाब क्षेत्र बनने से मानसूनी हवाएं भारत की ओर आकर्षित होती है, यानी कि अट्रैक्ट होती है, जिससे वर्षा होती है। अगर उच्च वायुदाब पड़ेगा तो क्या मानसून कमजोर हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 33 तक हो गए हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे स्किप कर दिया था मैंने, 34 भी देख लेते हैं, यहाँ नीचे 34 भी था। क्वेश्चन नंबर 34 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस का मध्यवर्ती क्षेत्र समुद्री प्रभाव के अत्यधिक दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु होती है, जो महाद्वीपीय जलवायु के प्रभाव में आता है, जिससे यहाँ तापांतर अधिक होता है। डेप्थ में पढ़ा होगा तभी आप समझ पाएंगे जियोग्राफी, ठीक है। और स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। सेकंड है रूस का मार्मास्क पतन वर्ष भर खुला रहता है पोर्ट, क्योंकि यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के गर्म जल के प्रभाव में रहता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए है एक और दो दोनों, बी है ना तो एक ना ही दो, और सी है केवल एक और डी है केवल दो। आपको बताना है कि कौन सा इसमें कथन सही होगा। 34 का 34 क्वेश्चन नंबर 34 का होगा ए, एक और दो दोनों सही है, ठीक है, ये बात दोनों ही सही है, क्योंकि अभी देखो बैक में जाते हैं दोबारा से, ठीक है। रूस का मध्यवर्ती क्षेत्र समुद्री प्रभाव से अत्यधिक दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु के प्रभाव में आता है, बिल्कुल सही, जिससे यहाँ तापांतर अधिक होता है। और इसमें बताया गया रूस का जो मार्मास्क पतन है बर्फ पर खुला रहता है, वहाँ बर्फ नहीं जमती, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के गर्म जल के प्रभाव में आता है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो ओशन करंट्स आपने पढ़ी होंगी ना, उसके प्रभाव में आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है, बर्फ नहीं जमती और ये बर्फ भर खुला रहता है, ठीक है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 35 चलते हैं, 35 क्वेश्चन नंबर 35 पर क्या पूछा गया इसमें? नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तो दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। अभिकथन ए में क्या कहा गया? भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, ठीक है। कारण क्या है? आर, ग्रीष्म काल में जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का प्रभाव रहता है, जिसमें पृथ्वी चक्रवाती दशाएं बनती हैं और वर्षा नहीं होती है। नीचे दिए गए कूट से संयुक्त चुनिए। दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। अभिकथन है भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। कारण आ रहा है ग्रीष्म काल में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का प्रभाव रहता है, जिससे पृथ्वी चक्रवाती दशाएं बनती और वर्षा नहीं होती है, ठीक है। नीचे दिए गए कूट से संयुक्त चुनना है। ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए गलत है किंतु आर सही। ऑप्शन सी है ए आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी ए सही किंतु आर गलत है। 35 में आपको बताना क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, एसर्शन रीजन दोनों भी सही है। 35 का ए हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। ये दोनों ही बात सही है। नेक्स्ट चलते हैं 36 पे। हिमाचल के विभिन्न दर्रों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है, ठीक है। हिमाचल के विभिन्न दर्रों का यानी पासेस का उत्तर से दक्षिण, यानी कि बहुत सीक्वेंसेस पूछे जाते हैं, ठीक है। उत्तर से यानी कि
नॉर्थ साउथ आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ आपको सही क्रम बताना है, ठीक है। ए है चांगला बारालचा जेलेपला, बी है जेलेपला चांगला बारालचा, सी है चांगला जेलेपला बारालचा, डी है बारालचा चांगला जेलेपला। कौन सा होगा 36 का? ए होगा। पहले आएगा चांगला, फिर बारालाचा, फिर जेलेपला, ठीक है। एक बार आप लोग पासेस भी पढ़ कर लीजिए, ठीक है। पासेस से पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिए गए तो हाइट भी पूछ ली गई थी, तो कई लोग इसको गलत करके भी आए थे। 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तो दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए है पौधों के लिए नाइट्रोजन इनकी एन आवश्यक है क्योंकि यह उनकी वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में सहायक होता है, ठीक है। कारण आर है नाइट्रोजन पौधों की जड़ों के विकास में सहायक होता है और फल पकाने की प्रक्रिया को तेज करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। आपको कूट में दिया गया है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, और बी है ए गलत किंतु आर सही, और सी है ए आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, डी है ए सही किंतु आर गलत। तो स्पीड में पढ़ाएंगे बच्चे क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा, 70 क्वेश्चन तक हमें करवाना है, ठीक है। 70 क्वेश्चन तक हमें करवाना है, फिर बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम स्पीड में कराते हैं, ठीक है। 37 का है डी, ठीक है। 37 का डी हो जाएगा, अभी बता रहे हैं क्यों होगा, ठीक है। डी है ए सही है किंतु आर गलत है। आर क्यों गलत है इसमें बताया गया है क्योंकि पौधों के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है क्योंकि यह उनकी वृद्धि में प्रोटीन उत्पादन में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कारण आर है नाइट्रोजन पौधों की जड़ों के विकास में सहायक होता है और फल पकाने की प्रक्रिया को तेज करता है, ये गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। नाइट्रोजन का मुख्य कार्य जड़ों के विकास और फल पकाने की प्रक्रिया को तेज करना नहीं होता है, जड़ों के विकास में, ठीक है। क्या होता है, जड़ों के विकास में फास्फोरस यानी पी सहायक होता है और फल पकाने की प्रक्रिया में भी फास्फोरस की भूमिका होती है, ठीक है, ना कि नाइट्रोजन की, ठीक है। इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, डी ही सही आंसर होगा आपका, ठीक है। ए सही है किंतु आर गलत होगा, ठीक है। 38 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के संदर्भ में, कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। घटना चक्र है एक्चुअली क्योंकि हिंदी में ही आती है, आप लोग कहेंगे कि इंग्लिश का वर्जन इसका आता ही नहीं है, हिंदी में आता है, तो ठीक है, तुम हिंदी में आपको लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। 38 का कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कोपेन के वर्गीकरण में जलवायु को, अब शायद मार्केट में हो अवेलेबल, तो अभी हमें नहीं पता, ठीक है। कोपेन के वर्गीकरण में जलवायु को तापमान और वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया गया। और सेकंड है कोपेन के वर्गीकरण में समुद्री धाराओं का अध्ययन शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है, ठीक है। कूट है 1 और 2 दोनों, बी है ना तो 1 ना ही 2, और सी है केवल 1 और डी है केवल 2, ठीक है। 38 का क्या हो गया, ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा आंसर, डी केवल 2, ठीक है। इसमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। कौन सा इसमें सही नहीं है, तो कौन सा, कोपेन के वर्गीकरण में जलवायु को तापमान और वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया गया, सही है, ठीक है, ठीक है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण मुख्यतः तापमान और वर्षा के आंकड़ों पर आधारित है, ठीक है। और यह जलवायु को प्रमुख श्रेणियों यानी कि उष्णकटिबंधीय, शुष्क, समशीतोष्ण, महाद्वीपीय, ध्रुवीय और पर्वतीय में विभाजित करते हैं कोपेन जी। इसमें समुद्री धाराओं का प्रत्यक्ष अध्ययन शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें समुद्री धाराओं का प्रत्यक्ष अध्ययन शामिल नहीं किया गया, और इसमें कहा गया है कि कोपेन के वर्गीकरण में समुद्री धाराओं का अध्ययन शामिल है, ठीक है, इसलिए गलत हो गया, तो ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं सूची फर्स्ट को, सूची से कुछ क्वेश्चन जो है जिसकी जरूरी है एक्सप्लेनेशन करना बच्चे, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। 39 क्वेश्चन नंबर 39, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर। बस अब जल्दी से कंप्लीट होने वाला है, 40 क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं हम लोग। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, तेल शोधनशाला, और एक में राज्य दिए गए, एक में डिगबोई, पारादीप, मनाली, बैडियार, और राज्य में तमिलनाडु, असम, गुजरात, उड़ीसा। आपको इसकी तरह से सम्मिलित करना है, 39 का आंसर बताना चाहिए, ठीक है। 39 का आंसर बताना है। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 4 1 3। डिगबोई कहाँ है, असम में, ठीक है। डिगबोई कहाँ, असम है। पारादीप कहाँ पे है, उड़ीसा है। मनाली कहाँ है, ठीक है, मनाली कहाँ है, सी का फर्स्ट तमिलनाडु, और 1 मिनट, और डी का थर्ड है बाडियार, गुजरात, ठीक है। तो एक बार 2 4 1 3 इसका राइट आंसर हो गया, आप स्मृत कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रकारों में मृदा क्षरण को रोकने के उपायों पर विचार करना है, ठीक है, ठीक है। एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से 39 का आंसर। डिगबोई असम में, पारादीप उड़ीसा में, और मनाली तमिलनाडु, बाडियार गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित प्रकारों में मृदा यानी कि सॉइल क्षरण को रोकने के उपायों पर विचार करना है। फर्स्ट है यांत्रिक उपाय, सेकंड है जैविक उपाय, और थर्ड है सामाजिक उपाय, और फोर्थ है तकनीकी उपाय, टेक्निकल उपाय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन करना है आपको। कूट है ए फर्स्ट, ये आपको दिए गए, इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, 40 का आंसर हो जाएगा डी। 40 का आंसर हो जाएगा डी, और आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, 40 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। फर्स्ट यांत्रिक उपाय, और सेकंड है जैविक उपाय, और थर्ड है सामाजिक उपाय, और लास्ट में तकनीकी उपाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है गौतम बुद्ध के दुख और उसके कारणों को समझाने के लिए, गौतम बुद्ध ने दुख और उसके कारणों को समझाने के लिए 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए। सेकंड, उन्होंने दर्शन से अधिक नैतिक जीवन और मानवीय कष्टों से मुक्ति पर बल दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, बी है केवल 2, और सी है ना तो 1 ना ही 2, और डी है केवल 2। आपको 40 यानी कि 41 यानी कि 41 नंबर का क्वेश्चन, उसका आंसर बताना है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आपने बताया होगा बौद्धिज्म पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध के दुख और उसके कारणों को समझाने के लिए गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए। ठीक है, 4 आर्य सत्य बताए हुए हैं उन्होंने। दुख और दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। ठीक है, बताया है। ठीक है, और सेकंड में उन्होंने बताया, उन्होंने दर्शन से अधिक नैतिक जीवन और मानवीय कष्टों से मुक्ति पर बल दिया है। ठीक है, ये दोनों ही सही है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया इसका? 41 का आंसर क्या हो गया? 41 का ए हो गया है। 42 पे चलेंगे। 42 को नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन ए तो दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए है गाथा सप्तशती, जो महाराष्ट्रीय प्राकृतिक में रचित एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, सातवाहन नरेश हॉल के संरक्षण में संकलित हुआ है। कारण आर है सातवाहन शासक संस्कृत के स्थान पर प्राकृत को अपनी राजकीय भाषा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत साहित्य को बढ़ावा नहीं दिया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी है ए सत्य किंतु आर ए असत्य किंतु आर सत्य। ऑप्शन सी है ए सत्य किंतु आर सत्य। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा ए सत्य किंतु आर असत्य है। ठीक है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, वाई इसका रीजन क्या होगा? रीजन होगा इसमें, तो ये जो गाथा सप्तशती महाराष्ट्रीय प्राकृतिक में लिखी एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है, जिसमें सातवाहन राजा हाल के संरक्षण में संकलित किया गया है। ठीक है, और उसमें दिया गया कि सातवाहन शासक संस्कृत को बढ़ावा नहीं दिया, यह गलत है, यह गलत निष्कर्ष है। सातवाहन काल में संस्कृत और प्राकृत दोनों को जो अस्तित्व था, दोनों संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का था। ठीक है, दोनों भाषाओं का था। इसमें दिया गया ये संस्कृत के स्थान पर प्राकृत को बनाया, पर ये नहीं, दोनों का था, संस्कृत और प्राकृतिक भाषा दोनों का था। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सत्य किंतु आर असत्य है। ठीक है, 41 का आंसर, एक मिनट, 41 नहीं है 42 है। ठीक है, 42 का आंसर हो गया सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र बाबर के साम्राज्य में उसके शासनकाल के दौरान पूरी तरह से सम्मिलित नहीं हुए? ठीक है, फर्स्ट बंगाल, और सेकंड है बिहार, थर्ड है काबुल, और फोर्थ है दिल्ली। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन आपको करना है। ठीक है, बाबर के बारे में पूछा गया, बाबर के शासनकाल में, ठीक है, उनके शासनकाल में कौन से राज्य थे जो पूरी तरह से सम्मिलित नहीं किए गए थे? कूट है ए है केवल 1, और बी है 2 और 4, और सी है केवल 4, और डी है 2 और 3। ठीक है, आपको ही बताना है कौन से हैं जो बाबर के शासनकाल में पूरी तरह से सम्मिलित नहीं हो पाए। सॉरी बच्चे, 43 का आंसर क्या हो गया? ए होगा। ठीक है, 43 का आंसर क्या होगा? ए होगा। तो कौन सा नहीं सम्मिलित नहीं हुआ था? बंगाल नहीं हुआ था। ठीक है, केवल बंगाल सम्मिलित नहीं हुआ था, बिहार, काबुल और दिल्ली था। ठीक है, बिहार, काबुल और दिल्ली इसमें सम्मिलित था। ठीक है, ठीक है, जो बाबर का शासनकाल था आपको पता था 1526 से 1530 की ईस्वी में था। ठीक है, इसके साम्राज्य मुख्य रूप से क्या थे? काबुल थे, पंजाब था, दिल्ली था, आगरा था। उत्तर प्रदेश और बिहार घाघर युद्ध के बाद जो यानी कि 1529 में 1529 में बिहार पर अधिकार हुआ था,
ठीक है, उस तक फैला हुआ था इसका। ठीक है, ठीक है, लेकिन बंगाल पर इसका समय इसका क्या था, अफगान शासकों का प्रभाव था। किसके समय पे, बाबर के समय पे। और इससे क्या हुआ था, बाबर ने अपने शासनकाल में इसके पूर्णतः अपनी तरह इसको अधीन नहीं कर पाया था। बाबर ने अपने जीवन काल में बंगाल पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, किंतु समय एवं संसाधनों की कमी के कारण इसे अपने साम्राज्य में शामिल नहीं कर पाया। ठीक है, बंगाल पर बाद में मुगलों का पूर्ण नियंत्रण हुआ। वो किसके काल में हुआ था, अकबर के शासनकाल में हुआ था, 1576 में हुआ था। ठीक है, बंगाल पर नियंत्रण हुआ था। किसके काल में हुआ था, बाबर के में नहीं हुआ था, अकबर के शासनकाल में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कितना, कहाँ तक हो गया है, कहाँ तक करवा दिए हम, क्वेश्चन नंबर 43 तक हो गया। ठीक है, ये हो गया। 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे हुआ, चंद्रशेखर आजाद के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। चंद्रशेखर आजाद ने सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक JP सैंडर्स की हत्या की। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट है ए, एक और दो दोनों, बी है केवल एक, सी है ना तो एक ना ही दो, और डी है केवल दो। ठीक है, 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर हो जाएगा बी, केवल एक। ठीक है, केवल एक। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा बी, केवल एक। ठीक है, अब बताएंगे सितंबर 1928 में दिल्ली की फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HSRA की स्थापना की गई थी। और ब्रिटिश सरकार ने 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी थे उन पर क्या हुए थे, लाठीचार्ज किया था। तो ठीक है, उस समय क्या हुए थे, लाला जो लाजपत राय है गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और ठीक है, और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया था। ये पूछी गई डेट। ठीक है, 17 नवंबर 1928, 17 नवंबर 1928 को उनका डेथ हो गई थी उनकी। ठीक है, इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने, ठीक है, भगत सिंह और राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने, इसमें चंद्रशेखर आजाद दिया गया, उन्होंने क्या, भगत सिंह और राजगुरु ने राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में JP सैंडर्स की हत्या की गई। ठीक है, भगत सिंह और राजगुरु, सुखदेव ने नहीं है, इसमें ये सुखदेव दे दिया गया ना, इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी केवल इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 में चलते हैं। तुगलक वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है, ये आपको बताना। फर्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक, और सेकंड है फिरोज शाह तुगलक, और थर्ड है मोहम्मद बिन तुगलक, और बी है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग का सही उत्तर चयन करना है। ए है 1 3 4 2, बी है 1 3 2 4, और सी है 1 2 3 4, डी है 1 4 2 3। आपको इस तरह से आपको बताना 45 का आंसर कौन सा पहले हो जाएगा। ठीक है, 45 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 45 का आंसर हो जाएगा बी। पहले हैं गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, पहले हैं गयासुद्दीन तुगलक, और फिर है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT है, और सेकंड फिर बाद में है जो फिरोज शाह तुगलक क्रमशः, और फिर उसके बाद है नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का, 45 का। ठीक है, याद रखिएगा। 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द फाउंडेशन ऑफ द इंडिया कल्चर, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कौन सी पुस्तक है, कौन सी बुक है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, फर्स्ट है, यह पुस्तक भारतीय संस्कृति, सभ्यता और उसकी विशिष्ट विशेषताओं की गहन व्याख्या प्रस्तुत करती है। और सेकंड है, यह पुस्तक भारतीय संस्कृति को पश्चिमी सभ्यता से हीन मानती है और आधुनिकता को अस्वीकार करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है ना तो एक ना ही दो, और सी है 1 और 2 दोनों, और डी है केवल 1। 46 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बताइए। 46 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 46 का आंसर आपका हो जाएगा केवल 1। अभी बताएंगे क्यों। ठीक है, क्योंकि यह पुस्तक भारतीय संस्कृति, सभ्यता और उसकी विशिष्ट विशेषताओं की गहन व्याख्या प्रस्तुत करती है। ठीक है, 46 का आंसर क्या हो गया आपका, डी। ठीक है, क्योंकि यह पुस्तक भारतीय संस्कृति, सभ्यता और उसकी विशिष्ट विशेषताओं की गहन प्रस्तुत करती है, ये बात सही है। और इसमें पुस्तक भारतीय संस्कृति पश्चिमी सभ्यता से हीन मानती है और आधुनिकता को अस्वीकार करती है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। क्योंकि क्यों गलत है
जो ये जो पुस्तक है ना, ये जो बुक है, जब 1 मिनट 46 की बात है, द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर, ये किसकी है? श्री अरबिंदो की पुस्तक है, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की महानता, उसकी विशिष्टता, उसके दार्शनिक आधार पर विश्लेषण करती है। यह पुस्तक भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता, उसकी धार्मिकता, दर्शन, सामाजिक संरचना और संस्कृति पहचान पर विस्तृत विचार करती है, ठीक है। इसमें भारतीय संस्कृति के जो विकास में विदेशी प्रभाव जैसे मुस्लिम और ब्रिटिश प्रभाव पर भी चर्चा की गई है। श्री अरबिंदो भारतीय संस्कृति की महानता का उल्लेख करते हैं, लेकिन वे इस आधुनिकता के खिलाफ नहीं बताते, बल्कि भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक शक्ति को आधुनिक युग से भी प्रासंगिक मानते हैं, ठीक है। इसलिए ये इसमें क्या कहा गया है कि ये आधुनिकता के खिलाफ है, ठीक है। क्या कहा गया है इसमें? आधुनिकता को अस्वीकार करती, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इस पुस्तक में भारत की संस्कृति और शक्ति को, जो शक्ति और भारत की संस्कृति है उसकी जीवंतता को पर बल दिया गया है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? केवल फर्स्ट आंसर हो जाएगा, डी आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 पर। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करना है। फर्स्ट है दादू दयाल, और सेकंड है गुरु नानक, थर्ड है त्यागराज, सॉरी त्यागराज बोल रहे थे, त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ था, तो बाबा सत्तारूढ़ होता है, बाबर का सत्तारूढ़ हुआ था, ठीक है, हुआ था। ए है 1 और 3, और बी है केवल 2, और सी है 2 और 3, और डी है 1 और 2। 47 का क्या आंसर हो जाएगा? 47 का हो जाएगा आंसर बी, केवल 2, ठीक है। कौन से थे? केवल 2 थे, कौन से? गुरु नानक जी। केवल कौन से थे? गुरु नानक जी थे, ठीक है। ठीक है, जो गुरु नानक थे, जो केवल एक ऐसे संत थे जो लोधी वंश के पतन तथा बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय पे उपदेश देते थे, ठीक है। ये इनका समयकाल पीरियड था, बाकी बाद में आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युद्ध के बाद, फर्स्ट है, युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, जिससे यह किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहेगा। और सेकंड में है, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती परिषद होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर आपको चुनना है। कूट है ए केवल 2, और बी है ना तो 1 और ना ही 2, और सी है 1 और 2 दोनों, और डी है केवल 1। क्रिप्स मिशन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्रिप्स मिशन आपको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बाकी आप पढ़ने के लिए तो रह नहीं गया होगा। 48 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। केवल 2 अभी बताएंगे, केवल 2 स्टेटमेंट इसमें पूछा गया। नीचे देखिए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है, केवल 2 ही आंसर इसमें। ऑप्शन ए इसका सही है, 48 का ए, ठीक है। केवल 2 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसमें बताया युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता की बात हुई थी? कहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की बात हुई थी, ठीक है। क्रिप्स मिशन में युद्ध के भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि डोमिनियन स्टेट की बात हुई थी, यानी कि अधिराज का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। डोमिनियन स्टेट की बात हुई थी, ना कि फुल फ्रीडम की बात हुई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात हुई थी, ठीक है। ये इसलिए ये गलत हो गया है, ठीक है। और बाकी सेकंड वाला था, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद ये सेकंड वाला सही रहेगा, ठीक है। जिसके युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ठीक है। इसी 48 का क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाला क्योंकि बता दिया डोमिनियन स्टेट बनाना चाह रहे थे, ना कि पूर्ण स्वराज का दर्जा दे रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते 49 पर। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। 49 क्वेश्चन है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? फर्स्ट, उन्होंने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था, और सेकंड, उन्होंने किताब ए नौरस नामक हिंदी संगीत संग्रह की रचना की। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। कूट फर्स्ट ए है केवल 2, बी है केवल 1, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 ना ही 2, ना तो 1 ना ही 2। 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, याद रखिएगा। 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते, कई बार पेन गड़बड़ कर देता है, तो फिर इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 49 का सी होगा आंसर, ठीक है।
इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय मध्यकालीन बीजापुर सल्तनत के एक प्रमुख शासक थे जो अपनी विद्या, संगीत, प्रेम और जो धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, जो आदिल शाह था, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को उनकी विद्या और धार्मिक सहिष्णुता के कारण जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने किताब नौरस नामक किताब की रचना, ठीक है, की थी। वो किस भाषा में की थी? दक्कनी भाषा में की थी। ठीक है, दक्कनी भाषा में की थी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। लॉर्ड मेयो के द्वारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 में जारी किए गए संकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, ऑप्शन ए प्रांतीय सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी भारतीय सिविल सेवा में सुधार करना, ऑप्शन सी रेलवे का राष्ट्रीयकरण करना, ऑप्शन डी भूमि सुधार लागू करना। ठीक है, लॉर्ड मेयो का क्या था संकल्प, क्या था? 1870 में जो जारी किया गया था। ठीक है, 50 आंसर क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, ओके, 20 क्वेश्चन और रह गए हैं बच्चे। 50 का क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर ए हो गया। क्या था इनका संकल्प? क्या था? प्रांतीय सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते 51 पर, 51 पर, यानी कि 51 क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तो दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए है नेशनल इंडियन एसोसिएशन NIA की स्थापना ब्रिस्टल इंग्लैंड में मैरी कारपेंटर द्वारा की गई थी। कारण आर है इस संस्था का उद्देश्य भारत में सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है। कूट फर्स्ट ए है, ए और आर दोनों सत्य किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। बी है ए सत्य किंतु आर सत्य, सी है ए सत्य किंतु आर असत्य और डी है ए और आर दोनों सत्य और आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 51 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य और आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ठीक है, 51 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्या है? नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, जो था नेशनल इंडियन एसोसिएशन NI की स्थापना ब्रिटिश इंग्लैंड में मैरी कारपेंटर द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। और इस संस्था का उद्देश्य भारत में सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहन देना था और महिलाओं की शिक्षा को भी बढ़ाना था। ठीक है, इसलिए दोनों सही हो गए और एक दूसरे की व्याख्या भी हो रही है। 52 में देखते हैं, 52 में देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट कृति और सूची सेकंड में लेखक है। यह एकाएक ए हिंदी तहजीबुल अखलाक, सी है कुंजुल तिजार और डी है जावा म्यूल हिकायत। ठीक है, और ये लेखक हैं, एक है इब्न मिस्काविया और अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, बैलक अल कवायकी। ठीक है, आपको बताना है, इसमें आंसर आपको देने हैं, उपयोग का सही उत्तर चुनना है कूट का प्रयोग कर। 52 का आंसर, अच्छा यहाँ थोड़ा ब्लर आ रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं बच्चे। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? 52 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, एकाएक जो हिंदी है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी द्वारा लिखी गई है। एकाएक लेखक है एकाएक ए हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। सुन लीजिए, तहजीबुल अखलाक इब्न मिस्काविया। ठीक है, तहजीबुल अखलाक इब्न मिस्काविया और कुंजल तिजार बैलक अल कवायकी और जवामुल हिकायात। ठीक है, जवामुल हिकायात है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी की। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, चार्ल्स मैडकॉफ के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? चार्ल्स मैडकॉफ ने 1817 या 18 में राजपूताना की रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि की वार्ता की थी। ठीक है, और ये थोड़ा ब्लर सा हो गया बच्चे। सेकंड, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उन्हें दिल्ली का रेजिडेंट नियुक्त किया था ताकि वे राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित कर सके और मराठों पर एवं पिंडारियों के प्रति राजपूत रियासतों की तटस्थता सुनिश्चित कर सके। थोड़ा ब्लर हो रहा है इसलिए थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये थोड़ा ब्लर हो गया स्कैनिंग करने में। ठीक है, आपको केवल एक है और एक दो दोनों है, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसका आंसर दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, इसलिए बी आंसर इसका हो जाएगा। और उसका आंसर क्या था? 52 का क्या आंसर था? सी था बच्चे, इसमें हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका सी थे।
ठीक है। चार्ल्स मैडकॉफ ने 1817 से 18 ईस्वी में राजपूताना की रियासतों के साथ अधीनस्थ सदी की वार्ता की थी, बिल्कुल सही है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने उन्हें दिल्ली का रेजिडेंट नियुक्त किया था ताकि वे राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित कर सकें और मराठों पर पिंडारियों के प्रति राजपूत रियासतों की जो तटस्थता उसको सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, ये दोनों ही सही है स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी जल्दी कराने हैं तो बाद में कराएंगे। ठीक है, अगर टाइम मिल गया तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित सिख गुरुओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है गुरु रामदास, सेकंड है गुरु गोविंद सिंह, थर्ड है गुरु अर्जुन देव और फोर्थ है गुरु अंगद। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनना है आपको, किसके काल क्रमानुसार उनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, पहले कौन थे उसके बाद लास्ट में कौन थे, ए और बी सी और डी, इस तरह से इनको व्यवस्थित करना है कौन से होंगे। ठीक है, 54 में कौन सा आंसर हो जाएगा, बी होगा इसका। ठीक है, 54 का बी होगा। पहले कौन थे अभी हम बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा 54 का बी। ठीक है, 54 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिख के जो संप्रदाय के कुल 10 गुरु थे। ठीक है, कि कौन थे सिख के संप्रदाय में कुल कितने गुरु थे, 10 गुरु थे। ठीक है, गुरु अंगद, ठीक है, जो गुरु अंगद थे सिखों के दूसरे गुरु जिसमें गुरुमुखी लिपि का विकास किया। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे जिसके समय में अकबर ने अपनी पत्नी जो बीबी भानी को भूमि प्रदान की थी, जिसमें बाद में अमृतसर जो शहर है वो बसा है। गुरु अर्जुन देव हैं जो सिखों के 5वें गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया और जहांगीर द्वारा उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। और गुरु गोविंद सिंह हैं जिन्होंने सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, तो पहले कौन से थे इसमें अभी देखो बताते रहे। फोर्थ पहले गुरु अंगद हैं, फिर फर्स्ट है गुरु रामदास है, फिर थर्ड है गुरु अर्जुन देव है, फिर वो है सेकंड है गुरु गोविंद सिंह, सबसे लास्ट में अंतिम गुरु। ठीक है, 54 का आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55, बस यहाँ थोड़ा ब्लर हो गया है, इस पता नहीं कैसे स्कैनिंग करने में बच्चे आगे हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। मौर्यकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम, इस तरह से क्वेश्चन, ये वाला स्टार हम तो लगा ही देंगे, इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। ऑप्शन ए है संग्रहण, द्रोणमुख, करवाटिका और स्थानीय। ऑप्शन बी है संग्रहण, करवाटिका, खारवाटिक, द्रोणमुख, स्थानीय। और सी है द्रोणमुख, करवाटिका, संग्रहण, स्थानीय। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना 55 का आंसर क्या हो जाएगा। 55 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अभी बताएंगे रीज़न वाई। ठीक है, इसको अगले बार अच्छी तरह से हम देखेंगे। 55 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन। जो प्रशासनिक प्रणाली थी, उनके जो केंद्र के शासन था उसके अंतर्गत विभिन्न इकाइयों से विभाजित किया गया था। इसकी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। ठीक है, सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई ग्राम थी जो कई इकाइयों में संग्रहित होकर एक बड़े प्रशासनिक क्षेत्र का निर्माण करती थी। ठीक है, और जो मौर्यकालीन प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम इस प्रकार होगा। देखो संग्रहण है, जो संग्रहण इसको दिया गया है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बच्चे। ठीक है, संग्रहण। एक मिनट, एक तो पेन का निब पता नहीं क्या हो गया है। एक मिनट बच्चे, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा क्योंकि हमें भी जल्दी से क्वेश्चन करानी ही है। ये संग्रहण था, ठीक है, जो संग्रहण था 10 ग्रामों का समूह था। ठीक है, संग्रहण था 10 ग्रामों का समूह था। और करवाटिका जो इसके खारबेटिक भी बोलते थे 200 ग्रामों का समूह था। ठीक है, खारबेटिक भी बोलते थे करवाटिका और ये खारबेटिक बोलते थे। यहाँ पे देखो हम दिखा रहे हैं, संग्रहण था। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए, संग्रहण था। ठीक है, 10 ग्रामों का समूह था। और करवाटिका या खारबेटिक बोलते थे इसे। ठीक है, करवाटिका या खारबेटिक बोलते थे। ये 200 ग्रामों का समूह था। और द्रोणमुख था, ये द्रोणमुख। ठीक है, ये सारी प्रशासनिक इकाइयाँ द्रोणमुख थी, 400 ग्रामों का समूह हुआ करता था। और स्थानीय, और ये था लास्ट में आपको दिया गया स्थानीय 800 ग्रामों का समूह था। और विषय क्या होता था, एक बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र होता था जिसे विषय बोलते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, जो मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणालियाँ हैं ये सारी विषय का था, एक
बहुत बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र हुआ करता था और मंडल विषयों का समूह था। ठीक है, मंडल क्या था? विषयों का समूह हुआ करता था। और प्रांत होते थे राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई। प्रांत होते थे राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई। एक बार और सुन लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम दोबारा बता रहे हैं। संग्रहण था 10 ग्रामों का समूह, और वाटिका यानी कि करवाटिका और खारविट होती थी 200 ग्रामों का समूह। द्रोमुख होता था 400 ग्रामों का समूह। स्थानीय होता था 800 ग्रामों का समूह। और विषय क्या होता था? एक बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र होता था। और मंडल क्या होता था? विषयों का समूह होता था। और प्रांत क्या होता था? राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसे प्रांत बोलते थे। ठीक है, ये मौर्यकालीन जो प्रशासनिक प्रणाली उनके क्रम हैं। ठीक है, उनके क्रम हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका हो गया बी। आंसर हो गया बी। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट चलते 56 पर। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, गांधी जी ने वर्ष 1917 में 1970 में चंपारण जिले में अपना पहला सफल सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, कारण आर है, चंपारण के किसानों को 3 काठिया पद्धति के तहत अपनी भूमि के 3/20 में भाग पर 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे वे शोषण और अत्यधिक करों का सामना कर रहे थे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना आपको। ऑप्शन ए है ए सत्य किंतु आर असत्य है, बी है ए सत्य किंतु आर सत्य है, सी है ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, और डी है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 56 में क्या हो जाएगा आंसर? ये तो आपको पता होगा, ये रटा ही रटाया क्वेश्चन है। 56 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ए आर दोनों सत्य और ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि गांधी जी बस 1917 में चंपारण जिले में से सफल सत्याग्रह शुरू किया तो सभी पता था, और ये जो 3 काठिया पद्धति उसके अकॉर्डिंग जो किया गया था 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, इसलिए ये इसके शोषण के विरुद्ध ये चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। सही, बहुत टाइम हो गया ना, इसलिए बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो पानी नहीं पिया एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट चलते 57 पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए। अच्छा, 56 का क्या हो गया आंसर? सी हो गया, याद रखिएगा। 57 का नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, संघर्ष की ओर टुवर्ड्स स्ट्रगल पुस्तक के लेकर जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें क्या? लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। कारण आ रहा है, जयप्रकाश नारायण वर्ष 1942 में भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व किया, और वर्ष 1974 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ठीक है, नीचे दिए कूट का प्रयोग का सही उत्तर का चयन करना है। कूट ए है, ए आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी है ए सत्य, किंतु आपको ये इस तरह से पढ़ना है। कई बार ऐसा होता था कि ABCD इस तरह से क्रम में देते थे, अब उसको अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, कहीं पर ये है नहीं वाला ये लिख देते हैं, कहीं पे ये नहीं वाला, तो इसको आपको देखना है। कई बार इसमें बहुत गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ए है इसकी जगह पे जैसे लिखा है कि नहीं व्याख्या करता है, जैसे पहले ये डी में देते थे। ठीक है, कई बार ए में दे दिया अभी, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, बी है ए सत्य किंतु आर सत्य है, सी ए सत्य किंतु आर सत्य है, डी है ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या करता है। एक मिनट बच्चे, ठीक है, अभी कुछ आने हैं कि सब आंसर क्या है इसका? कौन सा क्वेश्चन था? 57। सॉरी, थोड़ा कॉल आ गई थी। 57 का आंसर हो गया डी। ए और आर दोनों सत्य और ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये हो गया डी। ठीक है, संघर्ष की जो था, संघर्ष की ओर टुवर्ड्स स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। और कारण इसका आर है, जयप्रकाश नारायण वर्ष 1942 में भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, और वर्ष 1974 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ए आर सत्य है और दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 57 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट चलते 58 पर। बांग्ला उत्सव किस देवता से संबंधित है? इंद्रदेव, अग्निदेव, शालजोंग सूर्य देवता या वरुण देव? ठीक है, 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ये किस पे है? शालजोंग यानी सूर्य देवता। ठीक है, ऑप्शन सी, शालजोंग यानी सूर्य देवता। ठीक है, शालजोंग यानी सूर्य देवता पर ये है। कौन सा आंसर है? एक मिनट में, क्वेश्चन नंबर 58। ये पता नहीं क्वेश्चन, एक मिनट बच्चे रखें, जरा कॉल थोड़ा करना है।
सालजोंग सूर्य देवता। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया 58 का? का सी, 58 का सालजोंग सूर्य देवता। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, बांग्ला जो उत्सव होता है मेघालय के गारो जनजाति का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, जैसे जो बांग्ला उत्सव होता है वो होता है क्या है, गारो जनजाति का प्रमुख त्योहार है, जिसे फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव सालजोंग देवता जो सूर्य देवता को समर्पित है, जिसे उर्वरता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, यह उत्सव नई फसल के आगमन और शीत ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है, जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं 59। स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार करना है। ठीक है, फर्स्ट उन्होंने वेदों की और लोटो का नारा दिया और वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत माना। सेकंड है 1867 में उन्होंने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका लहराकर झूठे धार्मिक मतों और अंधविश्वासों का खंडन किया। नीचे दिए कूट का प्रयोग का सही उत्तर का चयन करना है आपको। कूट है ना तो एक और ना ही दो, बी है केवल दो, सी है केवल एक और डी है एक और दो दोनों। 59 का आंसर हो जाएगा आपका डी, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन है, एक और दो दोनों सही है, डी इसका हो गया राइट आंसर। ठीक है, 59 का क्या हो गया डी। ठीक है, 59 का आपका हो गया D9 आंसर हो गया। ठीक है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने क्या वेदों को लौटो यानी कि गो बैक टू वेदास का नारा दिया था। उनका मानना था कि वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। ठीक है, उन्होंने क्या मानना था कि वेद ही समस्त ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, और 1867 ईस्वी में हरिद्वार पाखंड खंडनी पताका लहराकर उन्होंने अंधविश्वास, रूढ़ियों, पाखंडपुर धार्मिक जो प्रथाओं का उनका विरोध किया था। ठीक है, ये वे मूर्ति पूजा जो होती थी वो जातिवाद और अन्य कुरीतियों के खिलाफ थे। उन्होंने वैदिक धर्म की शुद्धता पर भी जोर दिया। ठीक है, धार्मिक सुधार उन्होंने किए हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछ रहा है देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है होयसल साम्राज्य दक्षिण भारत के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। ठीक है, कारण आर है होयसल शासकों ने 108 ईस्वी में 14वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चयन करना है आपको। कूट एक है, एक असत्य है किंतु आर सत्य है, और बी है ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और सी है ए और आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या करता है, डी है ए सत्य किंतु आर असत्य है। ठीक है, डी है सत्य किंतु आर असत्य है। आपको बताना है 60 का क्या हो जाएगा। 60 का आंसर क्या हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अभी बताएंगे वाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और 60 का आंसर क्या हो जाएगा डी। बस 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, 60 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, होयसल साम्राज्य 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। ठीक है, 11वीं से, इसमें लिखा 108 ईस्वी से 14वीं शताब्दी के मध्य था, नहीं। ठीक है, जो होयसल साम्राज्य था 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। ठीक है, उसका साम्राज्य 108 ईस्वी के से नहीं था बल्कि 11वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। ठीक है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, इसलिए ये कौन सा ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, इस ऑप्शन क्या हो गया डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 61 पर यानी कि 61 नंबर पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है राज्य और सूची सेकंड है मठ, जहाँ मठ बने हुए हैं आपको पता होगा। ऑप्शन ए है ज्योतिमठ, जोशीमठ, बी है गोवर्धन मठ, द्वारका शारदा पीठ, और डी है श्रृंगेरी पीठ, और ये सब उसके राज्य दिए कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड। इसको आपको सम्मिलित करना और उस तरह से आंसर बताना है। 61 का कहाँ पे, एक बार स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, 61 का आंसर हो जाएगा बी। 61 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 61 का आंसर क्या होगा बी होगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा 61 का आंसर भी,
आदि शंकराचार्य जो थे, उन्होंने सनातन धर्म के पुनरुद्धार और अद्वैत वेदांत के प्रचार के लिए 4 प्रमुख मठों की स्थापना की थी, और जो प्रत्येक जो मठ थे भारतीय उपमहाद्वीप के चारों दिशाओं में स्थित थे, और उनका अपना विशिष्ट महत्व है। ज्योतिर्मठ की स्थापना उत्तर दिशा में उत्तराखंड में किया गया था। ज्योतिर्मठ की स्थापना उत्तर दिशा में उत्तराखंड में किया गया था, और इसे ज्योतिष पीठ या पीठम भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के जोशी मठ में स्थित है, और गोवर्धन मठ ओडिशा में है, स्थापित किया गया था। यह ठीक है, यह पूरी ओडिशा में स्थित है। और द्वारका शारदा पीठ गुजरात में पश्चिम दिशा में स्थापित किया गया था, यह गुजरात के द्वारका में स्थित है। और श्रृंगेरी शारदा पीठ कर्नाटक में है, दक्षिण दिशा में स्थापित किया गया था, यह कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थापित किया गया था। ठीक है, इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। नेक्स्ट आते 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्राचीन काल के सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए है प्राचीन भारतीय सिक्के मुख्य रूप से तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनाए जाते थे। ऑप्शन कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य है, इस पर अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी गुप्तोत्तर काल के सिक्के ढालने के लिए उपयोग किए जाने वाले सांचे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है प्राचीन भारत में बैंकिंग प्रणाली विकसित नहीं थी, इसलिए लोग अपने धन को मिट्टी और कांसे के बर्तनों में सुरक्षित रखते थे। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? 62 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 62 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्तोत्तर काल जो 62 के आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, थोड़ा सांस ले लें बच्चे। सिक्के जो थे भारत के प्राचीन इतिहास के जो पुनर्निर्माण हुआ था उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, गुप्तोत्तर काल के सिक्के ढालने के लिए उपयोग में किए जाने वाले सांचे प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, आंसर 62 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 63 में, सूची फर्स्ट को सूची से कैसे सम्मिलित करना है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ गणराज दिए गए, दूसरी तरफ वंश दिए गए हैं। गणराज में रामग्राम, पिपलिवन, अलकप, सुमसुमारगिरी। ठीक है, और दूसरे वंश में कोले, मौर्य, बुली, भग, ये आपको दिए गए हैं, इसको आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, 63 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 63 का हो जाएगा आंसर आपका डी। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 63 का आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। जो रामग्राम है, इस रामग्राम या रामगाम बोलते हैं, कोली वंश का है, पिपलिवन है, मौर्य वंश में है, और अलकप है, बुली वंश में है, और सुमसुमारगिरी है, भग वंश में। ठीक है, रामम ग्राम 1 2 3 4 सीधे सीधे समझ लेते हैं। 1 2 3 4 रामग्राम कोली वंश है, और पिपलिवन मौर्य वंश है, और अलकप है, बुली वंश है, और सुमसुमारगिरी है, भग वंश है। ठीक है, ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट चलते 64 में। नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक ही कथन ए था तो दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद की विशेष बहुमत और कुछ प्रावधानों के लिए आधे राज्यों की विधानमंडलों की पुष्टि की आवश्यकता होती है। कारण आर है केवल संघीय मामलों से संबंधित प्रावधानों या उन प्रावधानों को संशोधित करने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक होती है जो राज्यों को प्रभावित करती है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनना है। ये है कथन कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। बी है कथन और कारण दोनों सही है, और लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है कथन सही है लेकिन कारण गलत है, और डी है कथन और कारण दोनों गलत है। 64 का आंसर हो जाएगा आपका ए। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन की संसद की विशेष बहुमत और कुछ प्रावधानों के लिए आधे राज्यों की विधानमंडल की पुष्टि की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे संघीय मामलों में संबंधित प्रावधानों को संशोधित करने के लिए या उन प्रावधानों को संशोधित के लिए जो राज्यों को प्रभावित करते हैं, इसके लिए कथन कारण दोनों सही, दोनों की इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, केवल संघीय मामलों में संबंधित प्रावधान और प्रावधानों को संशोधित करने के लिए प्रक्रिया आवश्यक होती है जो राज्यों को प्रभावित करते हैं। ये बात बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए कथन कारण दोनों सही होगा, कथन का सही स्पष्टीकरण भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्या पूछ रहे हैं देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ, सूची सेकंड है। विषय है, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, बी है सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और सी है राज्यों में उच्च न्यायालय, डी है सुप्रीम कोर्ट और परामर्शी अधिकार क्षेत्र। ठीक है, आपको इसको सम्मिलित करना और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर ड्राइव करना है। ठीक है,
65 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो गया 65 का? 65 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 1 2 3 4 सीधे सीधे है इसमें। भारतीय संविधानों में न्यायपालिका से जुड़े विभिन्न प्रावधान अनुच्छेदों के माध्यम से स्पष्ट किए गए हैं। ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की स्थापना, उनके अधिकार, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी शक्तियों को परिभाषित करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 124 है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, और सुप्रीम के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति 126 में है। ठीक है, राज्यों में उच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय इसके है 214 में स्थापना है, राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 214 में है राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 143 में है सुप्रीम कोर्ट के परामर्शी क्षेत्राधिकार। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के परामर्शी क्षेत्राधिकार 143 में। ठीक है, सीधे सीधे 1 2 3 4 ये समझ लेते हैं। 66 में देते भारत में मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ऑप्शन सी है मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा कथन सही है? 66 यानी कि 66 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। कौन सा कथन सही है? कौन सा होगा? संविधान बी। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है, ठीक है, और बाकी संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार गलत है। मौलिक अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है, किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये कौन से 66 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जो संविधान के उपचार के अधिकार को प्रदान करता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार मूल रूप से अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 44वें इसमें देखिए संशोधन अधिनियम हुआ था। ठीक है, 44वें संशोधन अधिनियम के 1978 के द्वारा हटा दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति को। ठीक है, ये 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, इससे पहले क्या किसमें थे? ये मूल रूप से अनुच्छेद 31 के तहत ये मौलिक अधिकार था पहले। ठीक है, अब ये क्या है? कानूनी अधिकार है। और ये भी बता दें कि मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। और अनुच्छेद 19 तो अपने आप ही जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसके साथ ही ये निलंबित हो जाता है। और अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के परिवर्तन को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया इसका? बी, इसका कथन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र के न चलने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। ठीक है, 67 में है ए केवल एक। ठीक है, क्योंकि इसमें देखा है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र के न चलने पर अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग, ठीक है, अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, और दूसरा है यह अनुच्छेद आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, और राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है नहीं, क्योंकि राज्यसभा क्या है? भंग नहीं कर सकती, कि राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या था? गलत था, इसलिए एक सही था, तो केवल ए हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है,
ये इसका राइट आंसर होगा। 69 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 69 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड। संविधान की अनुसूची है, एक में विवरण दिए। पहली अनुसूची है, दूसरी अनुसूची, पांचवीं अनुसूची, आठवीं सूची। पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, दूसरी संवैधानिक अधिकारों के वेतन भत्ते, अनुसूची से तो संविधान और आधिकारिक भाषाएं। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर हो जाएगा ए। 69 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्रॉप करेंगे। ए हो जाएगा 1 2 3 4, सीधे सीधे सुमेलित हैं। 69 का आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। ठीक है, सीधे सीधे सुमेलित हैं। थोड़ा जाएंगे पीछे बैक में। पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, दूसरी अनुसूची संवैधानिक अधिकारों के वेतन भत्ते, और पांचवी में अनुसूचित और क्षेत्रों का प्रावधान है, आठवीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, इसलिए आपका क्या हो गया? ओहो, बैक में जा रहे थे। ठीक है, ए ऑप्शन हो गया 68 का ए ऑप्शन हो गया राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69 पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावना को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, फर्स्ट है, प्रस्तावना को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा एक बार संशोधित किया जा सकता है, किया गया था। और सेकंड है, यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराष्ट्र घोषित करता है। और थर्ड है, प्रस्तावना न्याय संगत, जस्टिसेबल और जस्टेबल प्रस्तावना न्याय संगत। ठीक है, प्रस्तावना न्याय संगत, जस्टिसेबल और उसे अदालत में लागू किया जा सकता है। फोर्थ है, उद्देश्य प्रस्ताव 1946 प्रस्तावना के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ए 1 और 3 केवल, बी है 2 3 और 4 केवल, सी 2 और 4 केवल, और डी है 1 2 और 4 केवल। 69 का आंसर है 2 और 4 केवल। ठीक है, सी। ठीक है, 69 का आंसर है सी। ठीक है, 2 और 4, क्योंकि प्रस्तावना 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा एक बार संशोधित किया गया था नहीं। ठीक है, एक मिनट, प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधित किया गया था। ठीक है, ये इसलिए गलत हो गया, यहाँ 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात हो गई है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात हुई थी, इसलिए ये गलत हो गया था। और दूसरा सही है, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संबंध समाजवादी पंथ लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। ठीक है, और थर्ड है, प्रस्तावना न्याय संगत है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना भारत को संपूर्ण, ये तो बात सही है, लेकिन प्रस्तावना न्याय संगत जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि न्याय संगत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना न्याय संगत नहीं है, ऐसे प्रस्तावना में या प्रस्तावना को अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, और फोर्थ कौन सा है स्टेटमेंट? उद्देश्य प्रस्ताव 1946 प्रस्तावना के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावना के आधार के रूप में 1946 का प्रस्ताव है वो कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, और ये आज हमारा लास्ट आंसर होगा, क्योंकि मैंने 70 क्वेश्चन कराने के प्रॉमिस किए थे। 70 के बाद उसके ये सी होगा इसका। नेक्स्ट देखिए 70, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग की संरचना के संदर्भ में सही रूप से मेल खाता है? ए है अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री, बी है संचालन परिषद सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कार्यकारी सदस्य, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, नीति आयोग के कार्यकारी और विशेष आमंत्रित सदस्य को शामिल करती है। और सी है क्षेत्रीय परिषद है, राष्ट्रीय स्तर की नीतिगत निर्माण के लिए स्थायी निकाय होती है। और डी विशेष आमंत्रित केवल संसद सदस्यों तक सीमित है। 70 का आंसर क्या हो जाएगा? 70 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, केवल बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, 70 का हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल जो संचालन परिषद में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कार्यकारी सदस्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये जो परिषद होती है नीतिगत जो मुद्दों पर विचार विमर्श और दिशा निर्देश प्रदान करती है।
और नीति आयोग की 36% है रीजनल जो काउंसिलिंग होती है स्थायी नहीं होती, बल्कि इन्हें आवश्यकता के अनुसार विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए गठित किया जाता है। ठीक है, ये याद रखें। तो आंसर क्या हो गया? ओनली बी आंसर इसका राइट आंसर है। ठीक है, 70 क्वेश्चन तक हमें आज कराने थे और 70 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में यानी कि पार्ट बी में लेके आएंगे, उसके बाद हम हिंदी करा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम हिंदी करा देंगे। ठीक है, इसलिए अगर जो एक्सप्लेनेशन में आपको लग रहा है कि दोबारा से आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको एक घटना चक्र प्रैक्टिस सेट हम पूरे 5 प्रैक्टिस सेट करा देंगे और पूरे रेगुलर यानी कि अल्टरनेट नहीं, अब रेगुलर हम क्लास लेंगे। ठीक है, और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बच्चे सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाइए जिससे हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, विदाउट यानी कि पानी भी नहीं पिए, आपको लगातार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे तो करीब हो ही गए होंगे। ठीक है, इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और 70 क्वेश्चन हो गए, 70 क्वेश्चन नेक्स्ट में करा देंगे। ठीक है, आपको 140 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। ठीक है, और उसके बाद बचेगा आपका हिंदी, तो हिंदी करा देंगे। ठीक है, रेगुलर इस तरह से पूरे आपके 5 प्रैक्टिस है जल्दी से जल्दी करा देंगे। ठीक है, बहुत जल्दी। ठीक है, ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐड कीजिए, लोगों को जोड़िए। ठीक है, और बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और पढ़ते रहिए, आप जहाँ भी रहते हैं रिवीजन करते रहिए, और ये आपको जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है बच्चे। ठीक है, आपके जो पढ़ाई में बहुत इन्हांस करेगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल आराम से पढ़ाई कीजिएगा। जल्दबाजी करना क्या होता है ना, बोलते हैं जो जल्दी का काम शैतान का होता है। इसलिए जो भी काम करना आराम से कीजिए, मतलब ऐसे कि नहीं कि आप 1 घंटे तक, मतलब ये है कि अपने आप को टेंशन नहीं देना है। ठीक है, टेंशन नहीं देना, आराम से पढ़ना है। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।